केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अगले 10 से 15 वर्षों में आर्थिक रूप से वैश्विक शक्ति बन सकता है भारत। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय बैठक में आनुषंगिक संगठनों के कामकाज पर हुई चर्चा। राजनांदगांव नगरीय क्षेत्र के आवासहीन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 10 से 15 वर्षों में आर्थिक रूप से वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान कल दक्षिणी कैलिफोर्निया में कारोबारी समुदाय से बातचीत के दौरान श्री गोयल ने कहा कि देश में हो रहे विभिन्न आर्थिक प्रयासों के कारण भारत इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अनुमान का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 20 से 25 वर्षों में भारत 35 से 45 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। इस उपलब्धि के साथ तब भारत विकसित देशों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगा। We are proud that we have a vibrant judiciary, a vibrant rule of law, robust media, transparent political systems, government systems. And amongst all of this, if I may venture to suggest, in our lifetime, and I see most of us in this room are brothers and sisters who are going to be there in 2047 when we celebrate India at 100. I can see an economy which will be a powerhouse driving global growth. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आज अवसरों का देश है और अमेरिका में व्यापारिक समुदाय के लिए एक संभावित बाजार भी बन रहा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि भारत तेजी से हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। इससे प्रदूषण का खतरा कम होता जाएगा। वहीं औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक राजधानी रायपुर में चल रही है। बैठक के दूसरे दिन संघ के विभिन्न सहयोगी संगठनों के कामकाज पर चर्चा की गई। साथ ही इन संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों से उनके कामकाज की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, गौसेवा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास कार्यों पर विशेष चर्चा हुई। बैठक के दूसरे सत्र में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के नेतृत्व में 36 आनुषंगिक संगठनों की आगामी गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। इनमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, ग्राम विकास, धर्म जागरण और पर्यावरण जैसे विषय शामिल थे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम विकास के तहत अपने शताब्दी वर्ष 2025 तक ग्रामीण स्तर पर विकास और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संघ की गतिविधियों को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में देश के सभी राज्यों में पंचायत से लेकर नगर पंचायत और प्रांत स्तर तक सभी गांवों और शहरी बस्तियों तक अपने कार्यों को पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए युवा वर्ग से अधिक स्वयंसेवकों को जोड़ने के साथ ही शाखाओं के विस्तार को लेकर भी चिंतन मनन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले की ग्रामीण महिलाओं ने सामूहिक रूप से ढाबा संचालित करते हुए एक मिसाल पेश की है। जिले के गीदम विकास खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े कारली गांव में ये ढाबा संचालित किया जा रहा है। इन महिलाओं के कामकाज को देखने के लिए कल जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार और जिला पंचायत के CEO आकाश चिकारा सहित अन्य अधिकारियों ने बड़े कारली गांव का दौरा किया।
समूह की महिलाओं ने अधिकारियों को अपने ढाबे में बना गर्म भोजन खिलाया। इन महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ढाबा संचालित कर एक साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि समूह की महिलाएं यहां गौठान भी संचालित कर रही हैं, इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है। अभिनव प्रयोग है कि इस गौठान में न केवल मुर्गी पालन किया जा रहा है, सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है, गोबर क्रय किया जा रहा है, बल्कि स्व सहायता समूह की दीदियों के द्वारा यहाँ पर एक ढाबा का भी संचालन किया जा रहा है, जिसको मनवा ढाबा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और ये काफ़ी अच्छा एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ये आपका दंतेवाड़ा बीजापुर जो है नेशनल हाईवे है। मनवा ढाबा और गौठान संचालित करने वाले महिला समूह की सदस्य अर्चना कुर्राम ने बताया कि ढाबे के जरिए समूह ने अब तक 8 से 10 लाख रुपए तक का व्यवसाय किया है। इसमें समूह को 1.5 लाख रुपए का मुनाफा भी हुआ है। उन्होंने बताया कि जल्द ही समूह द्वारा कामकाजी लोगों के लिए घर पहुंच भोजन सेवा और टिफिन सर्विस भी शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। समूह की इस सफलता को देखकर गांव की अन्य महिलाएं भी इसी तरह का रोजगार शुरू करने की तैयारी कर रही है। बस्तर की बहुप्रतीक्षित लौह अयस्क परियोजना रावघाट से लौह अयस्क की पहली खेप भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए रवाना की गई। रावघाट परियोजना क्षेत्र के अंतागढ़ स्टेशन से लौह अयस्क की पहली खेप मालगाड़ी के जरिए भिलाई संयंत्र के लिए रवाना हुई। इस संबंध में परियोजना के परिवहन ठेकेदार सुनील जैन ने बताया कि लौह अयस्क की पहली खेप को अभी परीक्षण के लिए भेजा गया है। खनिज भेजने का विधिवत शुभारंभ कुछ दिनों के बाद किया जाएगा। परियोजना जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लौह अयस्क की परियोजना है। लोगों का यहाँ वर्षों से उम्मीद रहा है, मांग रहा है। आज इस क्षेत्र के जनता के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से और भिलाई स्टील प्लांट का जो बहुत आशातीत जो परियोजना था, देव माइनिंग रायपुर के द्वारा जो खनन कर आज माल को यहाँ से लेकर के भिलाई स्टील प्लांट जो रवाना किए हैं, मैं इसके लिए यहाँ के जो क्षेत्रवासी जो जनता है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। शासन प्रशासन को मैं बधाई देना चाहूँगा। भिलाई संयंत्र के महाप्रबंधक जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि रावघाट परियोजना क्षेत्र से भिलाई संयंत्र तक कच्चे लोहे के परिवहन के लिए रेल लाइन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस लाइन के बन जाने से कच्चे लोहे का परिवहन लगातार किया जा सकेगा। देखने को मिला है और उम्मीद है कि भविष्य में यहाँ से डेली 12 रेक आयरन ओर यहाँ से डिस्पैच होगा और भिलाई स्टील प्लांट का जितना भी आवश्यकता है पूरा रावघाट खदान से पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, इस क्षेत्र का अंतागढ़ नारायणपुर क्षेत्र का विकास भी होगा और यहाँ खुशहाली आएगी। लौह खनिज का परिवहन शुरू होने से रावघाट परियोजना का कामकाज प्रारंभ हो गया है। इस परियोजना के शुरू हो जाने से भिलाई इस्पात संयंत्र को खनिज की कमी नहीं रहेगी और संयंत्र के उत्पादन कार्य को नया आयाम मिल सकेगा। गणेश पर्व के बाद इस समय पितृपक्ष शुरू हो गया है। इस दौरान लोग अपने पितरों को याद करने के लिए उनका तर्पण कर रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से शुरू होने वाला पितृपक्ष नवरात्रि के पहले तक चलता है। इन 15 दिनों में लोग नदी या तालाबों में जाकर कुश के साथ पितरों का तर्पण करते हैं। वहीं बहुत से लोग घर पर ही पितरों को तिल, जौ और चंदन के साथ जल अर्पण करते हैं। इसके साथ अपने पितरों से घर परिवार के लिए आशीर्वाद की कामना भी करते हैं। इन दिनों राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सुबह के समय लोगों को नदी तालाबों में तर्पण करते हुए देखा जा सकता है। बेमेतरा में भी स्थानीय नदी तालाबों में लोग सुबह के समय अपने पितरों को याद करते हुए उनका तर्पण कर रहे हैं। 25 सितंबर को पितृमोक्ष अमावस्या के दिन कुश के विसर्जन के साथ ही पितृपक्ष संपन्न होगा। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना राजनांदगांव शहर के आवासहीन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत राजनांदगांव शहर के विभिन्न इलाकों में झुग्गी निवासी हितग्राही परिवारों को कल लॉटरी पद्धति से मकान आवंटित किए गए।
राजनांदगांव नगर निगम द्वारा बजरंग नगर, मोहारा, डबरीपारा, ठाकुरदैया और रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मोती तालाब के पास झुग्गी निवासी 58 परिवारों को सर्व सुविधा युक्त मकानों का आवंटन किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीन और झुग्गी निवासी परिवारों को स्वयं का मकान उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष के अंत तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर आवास योजना के नोडल अधिकारी यूके रामटेके ने बताया कि योजना के तहत चुने गए हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर मकान आवंटित किए गए हैं। योजना अंतर्गत लखोली में निर्मित जो भवन है, बिल्डिंग है, उनका आज आवंटन किया जा रहा है। ये आवंटन व्यवस्थापन के तहत है, जिसमें 58 हितग्राही हैं जिनको लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत मकान प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे सभी झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिलने से उनका परिवार काफी खुश है। अब उनका अपना घर होने का सपना पूरा हो गया है। के मीटिंग में मैं बैठी हूँ। हम लोग पहले डबरीपारा में रहते थे, पर प्रधानमंत्री हम लोग के रहने के लिए छांव दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों को मकान मिला है। हम लोग डबरीपारा में रहते थे और अभी हम लोगों को मकान लखोली में मिला हुआ है। इसके लिए हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, आज मुझे आवास योजना मिला है। डबरीपारा में रहता था, आज बहुत खुशी हो रही है मिलने के बाद, और शासन को बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के नोडल अधिकारी ने बताया कि राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करीब 600 पक्के मकानों का निर्माण कराया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत चुने गए बाकी हितग्राहियों को भी जल्द ही पक्के मकान आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम कार्यालय के अनुसार बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों ने भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए राहत और बचाव दल को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से बस्तर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि इस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। और अब खेल। राज्य स्तरीय पिकलबॉल चैंपियनशिप आज से रायपुर में शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ पिकलबॉल संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 14 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के मुकाबले हो रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्ग खिलाड़ियों के वर्ग में 35 से 50 वर्ष तक की उम्र के खिलाड़ियों के लिए एकल मुकाबले भी आयोजित किए गए हैं। इस संबंध में पिकलबॉल प्रतियोगिता आयोजन समिति के पदाधिकारी राकेश पांडे ने बताया कि यह खेल प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें हर उम्र के खिलाड़ी रुचि ले रहे हैं। श्री पांडे ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर नेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रदेश की टीम का चुनाव किया जाएगा। VIP क्लब लगातार तरह तरह के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए शिविर आयोजित करता रहता है। अभी हमारा एक मानसून स्विमिंग कैंप चल रहा है, उसमें भी सभी बच्चों को हमने आमंत्रित किया। उनके काफ़ी बच्चे उसमें, लगभग 40 से 50 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। VIP क्लब हर समय हर तरह के गेम्स के लिए कैंप भी आयोजित करता है और अच्छे कोचेज़ को स्वागत करता है। अच्छे कोचेज़ को यहाँ बुला के नए खिलाड़ी और जो भी खेल में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उन सबको का स्वागत करने के लिए तत्पर रहता है और यहाँ पे आयोजन में खेल गतिविधियाँ बढ़ सकें उसके लिए प्रयास करता रहता है। श्री पांडे ने बताया कि रायपुर के VIP क्लब में पिकलबॉल के लिए विशेष कोर्ट बनाए गए हैं, जहां हर उम्र के खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस खेल को अन्य जिलों में लोकप्रिय बनाने के लिए भी प्रादेशिक संघ द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।